नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आप सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अपने भारत में नागरिकता सिद्ध करनी हो, उसने 15 डॉक्यूमेंट लगाए हों, 1, 2, 4, 6 नहीं, 15 डॉक्यूमेंट लगाए हों, उसके बावजूद हाईकोर्ट ने यह कहा हो कि तुम्हारी नागरिकता सिद्ध नहीं होती, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। अब हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आएगा, नो डाउट, और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एनालिसिस होगी कि वाकई में इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। एक चीज जो सिस्टमैटिक भारत में की गई 1951 में, 1951 में एक एनआरसी हुआ था। उस एनआरसी को पूरे देश से लोप कर दिया गया। सिस्टमैटिक तरीके से उस एनआरसी के डेटा को सेफ नहीं किया गया। केवल एक राज्य है जो उस 1951 की एनआरसी के डेटा को सेव कर रखता है। मैं समझता हूं अगर 1951 की एनआरसी के डेटा को खंगाल लिया जाए और वो पूरे देश भर का डेटा फिर से बाहर रिकवर हो जाए, किसी के पास पांडुलिपि पड़ी हो, किसी के पास उसका डॉक्यूमेंट पड़ा हो, किसी व्यक्ति को उसका बेस मालूम हो, रिकॉर्ड रूम में कहीं मिल सकता है, तो मैं समझता हूं कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट की 50% से ज्यादा समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। खासतौर से जो पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से लोग भारत में इमिग्रेट किए उनको लेकर, क्योंकि ये जो डिसीजन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है वो 1951 की एनआरसी को लिंक करते हुए दिया। व्यक्ति ने 1951 की एनआरसी में कुछ अपने दादाओं बाबाओं के नाम दिखाए और ये कहा कि 1951 की एनआरसी के तहत हमारी ये सीरीज बनती है। ट्रिब्यूनल हम सब जानते हैं असम में एनआरसी चल रहा है और उस एनआरसी के तहत इन जनाब को, एक मुस्लिम है नो डाउट, इन जनाब के ऊपर आरोप ये है कि ये 1971 में भारत में प्रवेश किए। अब असम एक यूनिक स्थिति में है। भारत के बाकी राज्यों ने 1951 की जनगणना या और एनआरसी को सेव करके नहीं रखा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जानबूझकर 1951 की एनआरसी को गायब किया गया ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ सकें, ताकि पाकिस्तान निर्माण के बावजूद लोग भारत में प्रवेश कर सकें और एक पार्टिकुलर समुदाय की जनगणना को, एक जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। यानी कि पाकिस्तान चला गया मुफ्त में और हिंदुस्तान में भी आबादी उतनी ही बनी रहे। आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हो सकता है कि उस समय कांग्रेस या नेहरू जी की सरकारों ने जानबूझकर 1951 की एनआरसी को गायब करवाया हो। मैं आज उसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि आखिर भारत में नागरिकता सिद्ध करने के लिए क्या क्या चाहिए और हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया 1951 की जो एनआरसी थी उसकी रिपोर्ट के बावजूद कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप असम के निवासी नहीं हैं। ये बात तो समझ लीजिए कि एक आइडेंटिटी बियॉन्ड पेपर हमको चाहिए। ये फाउंडेशन, एग्जिस्टेंस, राइट, आइडेंटिटी, ये भारत में तभी वैल्यू रखता है जब आप भारत के नागरिक हों। और कानून जो है वो लगातार काम करता है, वो इमोशन पर काम नहीं करता, वो अखंडनीय दस्तावेजों पर कानून काम करता है। अखंडनीय दस्तावेजों का मतलब है कि कानून को दस्तावेज चाहिए। एक जो एनोमली यहां पर आई, खास तौर से जब हम 15 डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या लगाया उन सज्जन ने। उन्होंने 1951 की एनआरसी का कंप्यूटराइज जनरेटेड एक्सट्रैक्ट निकाला। 1966 से 2017 के सर्टिफाइड वोटर लिस्ट निकाली, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई देखो 66 से और 2017 तक मेरे पूर्वज वोटर लिस्ट में थे। 1973 का सेल खरीद हुई, जमीन की खरीद फरोख्त हुई, वो डॉक्यूमेंट लगाया, पैन कार्ड लगाया, वोटर आईडी कार्ड लगाया, स्कूल का सर्टिफिकेट पढ़ाई का लगाया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट और लगाए। ये तो 5-6 वो डॉक्यूमेंट हैं और आधार लगाया। ये वो 5-7 डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने के लिए। हाई कोर्ट या पहले ट्रिब्यूनल के पास मामला गया था। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि भाई 1951 की एनआरसी में जो नाम दिए हुए हैं उनकी कंटिन्यूएशन प्रूफ नहीं हो रही है। कंटिन्यूएशन से मतलब 1951 से लेकर और 1966 तक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है।
और ना ही आप ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि वो था, वो आपके पूर्वज इसमें थे। जहां तक इलेक्टोरल रोल्स की बात बता रहे हैं, 1979, 1997, 2005 के इलेक्टोरल रोल्स में नाम बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा 1979 के बाद जो इलेक्टोरल रोल हैं उनकी बहुत वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपनी मां की आयु 1979 के डॉक्यूमेंट में 25 वर्ष लिखी हुई है, 1997 में यानी कि लगभग 20 वर्ष के बाद उनकी 39 साल लिख दी गई। फिर उसके बाद 2005 में जो डॉक्यूमेंट बना उसमें फिर से उनकी मां की आयु 25 वर्ष लिख दी गई। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि देखो ये तुम्हारी ही एक ही मां है, नाम तो वही है, लेकिन ये वही मां है, ये सिद्ध नहीं होता। ये सिद्ध तभी होगा जब कॉन्टिन्यूएशन में आपको बात करेंगे। फिर उन्होंने हायरार्की की बात कही। हायरार्की की बात में उन्होंने कहा स्कूल सर्टिफिकेट प्रमाण नहीं है, डिजिटल प्रिंट आउट हम मान नहीं करते, पहले स्कूल का वेरिफिकेशन चाहिए होता है। वेरीफाइड लिगेसी डेटा जो है, लिगेसी डेटा 1951 का जो डेटा है वो लिगेसी डेटा ही माना जाता है, उसका प्रिंट आउट काम नहीं करेगा, उसका प्रमाणन भी होना चाहिए, इनके डिपार्टमेंट प्रमाण करके दे, और उसकी जो लीनियंसी है वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। फिर हाई कोर्ट ने एक इनएडमिसिबल बात कही और यह कहा कि सेक्शन 65B इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मांगता है एविडेंस एक्ट का। कहता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तब तक मान्य नहीं है जब तक उसका सर्टिफिकेट ना हो, और बाकी के जो आपके पेन कार्ड हैं, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, जो आपका पासपोर्ट है, ये आपके सेल्फ डिक्लेरेशन हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन को हम आईडी नहीं मानते, इसलिए इनको हम वैलिड भी नहीं मानते। फिर बात यह आई कि भाई कैसे सिद्ध करें? तब यह बात आई कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो हायरार्की आई, अब उस हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरे देश की बात है। 1950 से लेकर और 1987 तक, खासतौर से 26 जनवरी 1950 से लेकर और 1 जुलाई 1987 तक, इसको हम जस सॉली कहते हैं। जस सॉली का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल। अगर आप इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, तो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उस समय बाय बर्थ नागरिकता मिलती थी। फिर ये सज्जन को 1969 में क्यों नहीं माना गया, उस पर मैं बताऊंगा कि आखिर उनके 1966 के डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लगाए हैं और 1973 की जो जमीन उन्होंने खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड केवल 1973 से उनके पास है। उससे पहले यही वोटर लिस्ट और एनआरसी का डॉक्यूमेंट है, 1973 से तो कंटिन्यूएशन में। फिर ये 1987 में जब आप वहां भारत में जन्म लेने वाले को भारत का नागरिक मानते थे, तो आखिर ये इसमें क्यों नहीं माना? इस मामले में असम में थोड़ा मामला डिफरेंट है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि असम में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगता। 1950 से लेकर 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होता है। दूसरी शिफ्ट आई जब हमने ये कहा कि हम बाई बर्थ भारत में जन्म लेने से नागरिकता नहीं मानेंगे, भारत में उसके पूर्वज होने चाहिए। तब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक की ये बात आई। इसको पार्शियल जस संगुइनिस कहते हैं, राइट ऑफ ब्लड, यानी कि खून से रिलेशन आपका होना चाहिए। जो भारत के 87 से पहले नागरिक थे उनके बच्चे होने चाहिए, जब मां या पिता में से कोई भी एक हो। फिर वाजपेयी सरकार के दौरान 3 दिसंबर 2004 से लेकर अभी तक का रूल यह है कि दोनों मां और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, तब ही उनका बच्चा भारत का नागरिक होगा। अब इस विषय को कैसे सिद्ध करें? या तो आपके पूर्वजों की जमीनें होंगी, उन जमीनों का डेटा 200-300 साल से हमारे पास है। आपका घर कभी बना होगा, कोई पुराना घर होगा, कोई जमीन होगी, कोई पुरानी जमीन होगी, ये रिकॉर्ड जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लैंडलेस नहीं हैं, 1951 से भारत में भूमिहीन नहीं है, तो फिर आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। भूमिहीन अब हो गए हैं, लेकिन उस समय भूमि थी और रिकॉर्ड मेंटेन कंटिन्यूएशन हो जाती है, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत की नागरिकता सिद्ध करने का यह सबसे आसान बात है। 1947 में पार्टीशन, अब हम लोग असम पर आ जाते हैं। 1947 में पार्टीशन हुआ। 1971 में एक लिबरेशन वॉर हुआ था असम में।
मतलब मैं ईस्टर्न बॉर्डर की एनाटॉमी बता रहा हूं। 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था। वो वॉर इस बात का था कि जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में लड़े तो ईस्ट पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में घुसी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की फौजें ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं मुसलमानों की भी वो रेप और बाकी सब काम कर रहे थे। ऑथेंटिकेटेड रूप से कहते हैं कि जो बागी हो जाता है इस्लाम में उसका रेप करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर वो रेप और बाकी सब दुर्दांत हरकतें कर रहे थे तो लोग भाग भाग के हिंदुस्तान में घुस गए। असम का बॉर्डर चूंकि लगा हुआ था, असम में बड़ी तेजी से एंट्री हुई तो असम के लोगों ने वहां मूवमेंट छेड़ दिया। इसमें एक केस भी आता है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में हमको मालूम है कि हेमंत विश्व शर्मा जी से पहले वो असम के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही इस वॉर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसकी वजह से 1971 में डेमोग्राफिक चेंज हो गया था और असम में बड़ा एजिटेशन 6 साल तक चला। असम में बड़ा एजिटेशन 6 साल तक चला कि इनको बाहर किया जाए। इसके बाद यूनियन और स्टेट के बीच में एक समझौता हो गया, मिडनाइट कट ऑफ शुरू हो गया जो 24 मार्च 1971 का था। यानी कि 24 मार्च 1971 से पहले के जो लोग भी असम में नागरिक होंगे वो नागरिक माने जाएंगे। 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग होंगे उनको यह सिद्ध करना पड़ेगा, अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस उनका नहीं हो सकता, उनको डॉक्यूमेंट बता के बताना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं और असम के नागरिक हैं। इस विषय पर केंद्र सरकार ने सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट में जोड़ दिया, जिसमें ये असम के लिए स्पेसिफिकली 24 मार्च 1971 की डेट फिक्स कर दी। हालांकि ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले को जो 1971 की कट ऑफ थी उसको अभी डिसाइड किया 2024 में। 2024 में 5 जजेस की बेंच ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में बैठी थी, जिसमें 4-1 का डिसीजन आया था। आगे होने वाले लंबे समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला उसमें डिफरेंट गए थे, बाकी सब उसमें शामिल थे, क्योंकि आर्टिकल 14 का विषय रखा गया कि जब सारे देश के लिए फॉर्मूला 1987 है तो असम के लिए फॉर्मूला 1971 कैसे है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि असम की पोजीशन यूनिक है और बांग्लादेश में उस समय डिस्टर्बेंस हुआ था, वो लोग भागकर इधर आए थे, इसलिए ये जो केंद्र सरकार ने डेट फिक्स की है वो असम के लिए वैलिड है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। जबकि पार्टीवाला साहब उसके अगेंस्ट में चले गए थे। दूसरी बात, बर्डन ऑफ प्रूफ की क्राइसिस है। एक बात लोग कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं तो आप सिद्ध करिए। अगर भारत सरकार कहती है डी फैक्टो ये माना जाना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह विषय गया था, जिसमें और ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 की सेक्शन 9 भी ये कहती है किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया गया है भारत में तो ये उसको सिद्ध करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो फिर ये माना जाएगा कि वो फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन